नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उज्जैन से जुड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से वर्चुअली संवाद किया। मीडिया से बातचीत में मंत्री सिलावट ने बताया कि इंदौर जिले के सांवेर क्षेत्र में रिलायंस ग्रुप द्वारा 150 करोड़ की लागत से इकाई स्थापित कर पराली से जैविक खाद और बायोगैस का निर्माण किया जाएगा। इससे 400 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इधर सीहोर जिले के आष्टा कस्बे में आज मुखर्जी ग्राउंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 927 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे और वर वधू को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 748 हिंदू जोड़ों का विवाह गायत्री परिवार ने करवाया, तो वहीं 179 मुस्लिम जोड़ों का निकाह शहर काजी ने पढ़वाया। पहले इस योजना में वधू को उपहार स्वरूप सामग्री प्रदान की जाती थी, लेकिन इस बार कोई सामग्री नहीं दी गई। इसकी जगह वधू को 49,000 रुपए का चेक दिया गया। इसके साथ ही सभा को भी सीएम ने संबोधित किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। खंडवा भाजपा महिला मोर्चा ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुए घटनाक्रम को लेकर ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे और महापौर अमृता यादव सहित भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं नगर निगम तिराहे से पैदल मार्च निकाला गया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान खंडवा महापौर अमृता यादव ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि उनकी सरकार में उनके ही नेताओं द्वारा महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। महिला सीएम होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ हम सभी महिलाओं ने आक्रोश जाहिर किया है और उनके विरोध में आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, क्योंकि वो एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने उनके राज्य में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और उनके ही नेता द्वारा इतना अभद्र व्यवहार और अत्याचार किया जा रहा है, तो उसके विरोध में हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं कि एक महिला नेतृत्व जब कर रही है और महिला एक सीएम होते हुए जब उस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो उनको शर्म करनी चाहिए। कि आप देखिए कि प्रियंका गांधी ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन आज कहाँ है कि आज महिलाओं पे इतना अत्याचार होता है और वो कुछ भी नहीं बोलती हैं। और अब खबर दतिया से है, जहां मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने दतिया जिले में स्थापित पीताम्बरा पीठ मंदिर पर पूजा अर्चना की। वहीं अश्वत्थामा के द्वारा स्थापित महाभारत कालीन भगवान शिव की रुद्राभिषेक पर पूजा की गई। इसी दौरान उन्होंने कन्या छात्रावास में निरीक्षण करने वो पहुंची, जहां उन्होंने छात्रावास में रहने वाली छात्राओं से मुलाकात कर बातचीत भी की। जिस दिन से मैंने विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, उस दिन से लगातार इस बात का फोकस मेरा है कि पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भी ओबीसी के हॉस्टल्स हैं, उन हॉस्टल्स का औचक निरीक्षण करके वहाँ की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, इसका जानकारी मैं उपलब्ध करूं। और उसके साथ ही मेरे सभी बच्चों से जो उन हॉस्टल्स में रहकर
अपने कैरियर के निर्माण करने का काम कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनकर और क्या अपेक्षाएं सरकार से वो जानकर उनको दूर करें, ताकि हमारे बच्चे अच्छे वातावरण में, अच्छे हॉस्टल में सारी सुविधाओं के साथ पढ़ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि देश का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार युवाओं को हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। आज देश के युवा स्टार्टअप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही आर्थिक मदद देने के लिए भी तत्पर रहती हैं। राजधानी भोपाल में LNCT यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने हेल्थ सेक्टर में एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जिसमें उन्होंने पहले ही साल में 75 लाख रुपए कमाए और सरकार उन्हें 12 करोड़ की वैल्यूएशन पर फंडिंग दे रही है। इस स्टार्टअप के जरिए स्टूडेंट डॉक्टरों और मरीजों को ऑनलाइन जोड़ते हैं। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं, वहां ये स्टार्टअप काफी कारगर साबित हो रहा है। आखिर क्या है ये स्टार्टअप, ये जानने के लिए छात्र छात्राओं से बात की हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव ने। इसके साथ ही अलग अलग स्टार्टअप खड़ा करने वाले युवाओं से भी उनकी सफलता के बारे में जाना। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपको खुद को यहाँ से कहीं पर पिपलानी या आसपास की जगह पे जाना है तो आप ओला से बुक कर सकते हैं। बट अगर अपना सामान ट्रांसपोर्ट करवाना है आपको हाइपर लोकल में, तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको ट्रेडिशनल वे ये है कि आपको मार्केट में जाना पड़ेगा जहाँ पर लोडिंग ऑटो खड़े रहते हैं, वहाँ पर जाकर आपको प्राइसिंग का नेगोशिएट करना पड़ेगा और फिर ड्राइवर को बताना ही पड़ेगा भाई यहाँ से सामान उठाना है, यहाँ से ये ले जाना है। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है। उसको हम लोग एफिशिएंट बनाते हैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके, एक ऐप बना के। हमारा स्टार्टअप बेसिकली स्मॉल स्टार्टअप्स को रिकग्नाइजेशन दिलाने के लिए है और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी जर्नी में हेल्प करने के लिए है कि कैसे अपना एक ब्रांड बिल्ड करे एकदम स्क्रैच स्टेज से। तो बेसिकली हम लोग अपने क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजीज हम लोग कवर करते हैं और सारे अपने उद्यम सेवा रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, आपको अपने एक इनिशियल स्टार्टअप को एक अपना एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचाना है, इस पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग SD राय, मैं कलचुरी LNCT ग्रुप इंक्यूबेशन सेंटर जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में LNCT ग्रुप द्वारा संचालित होता है, उसमें निदेशक हूँ। और साथ ही साथ हम लोग मध्य प्रदेश सरकार के MP स्टार्टअप सेंटर से इम्पैनल्ड एक इंक्यूबेशन सेंटर हैं और हम लोग सेल्फ फाइनेंस्ड इंक्यूबेशन सेंटर हैं। और जो आज की डेट में जो स्टार्टअप्स हैं, जो युवा जो नई सोच रखता है, कुछ नया करने की चाह रखता है, तो उन लोगों को हम कहने को तो देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यदि करने की ठान ली जाए तो कोई भी चैलेंज पूरा किया जा सकता है। जिस तरह अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने शुरू से एक ही बात कही है कि रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनना चाहिए और तमाम स्टार्टअप्स को जो है बढ़ावा भी दिया है। ऐसे ही एक स्टार्टअप यहाँ पर है, अपेरो मेडिका हेल्थ टेक, इसको नाम दिया गया है। ये स्टूडेंट्स ने शुरू किया और उसकी खास बात ये है कि एक साल के भीतर ही इसमें लगभग 75,000 रुपये कमा लिए गए हैं और सरकार ने भी बड़ी फंडिंग इनको की है। जानते हैं उनसे आखिर क्या फंडिंग की है, सरकार से कितनी। पहले तो आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं, क्या है आपका? नमस्कार, मेरा नाम किसले कुमार है और हम लोग का स्टार्टअप अपेरो मेडिका बेसिकली रूरल एरियाज़ में जो हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है उसको दूर कर रहा है। तो हम लोग हेल्थ केयर को रूरल एरियाज़ में एक्सेसिबल बना रहे हैं। अच्छा, किस तरह से, जैसे रूरल एरिया में वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो काफ़ी बुरी स्थिति देखने को मिलती है, कई जगह डॉक्टर्स नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, तो किस तरह से इसको आप चलाते हैं? इसको हम लोग एक फिजिकल सेंटर खोलते हैं जहाँ पे हमारे डॉक्टर वर्चुअली वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट होते हैं रूरल पीपल से। फिर डॉक्टर्स किस तरह से सलाह देते हैं, जरा पूरा बताएंगे आप किस तरह से काम करते हैं? हमारे ऐसा होता है, पहले जो भी इंसान आया उसका अपॉइंटमेंट लगाया जाता है। वो अपॉइंटमेंट का जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जो भी स्पेशलिस्ट होता है इसका वो आता है, वहाँ पे डॉक्टर बैठ के उन्हें बताता है कि ये आपको मेडिसिन चाहिए, उनका प्रिस्क्रिप्शन फिर हमें लोग फिजिकल पेपर पे फोटोकॉपी की तरह दे देते हैं और उसको जो भी मेडिसिन चाहिए होती है वो भी हम अवेलेबल करा देते हैं। अच्छा, जानकारी के अनुसार 75 लाख रुपए कमाई अभी तक की है, टर्नओवर भी काफ़ी बड़ा है, तो किस तरह से किया, किस तरह से शुरुआत की?
सर शुरुआत में पहले हमने एक गांव से स्टार्ट किया था, वो खुरवई में हमने पहले अपना वो डाला था। उसके बाद जेके हॉस्पिटल की मदद से फिर हमने कई जो गांव में वो लोग कैंप डालते थे वहाँ पर भी अपने सेंटर खोले। एलएनसिटी डिस्पेंसरी में भी हमने अपना सेंटर लगाया, जिसकी मदद से हम लोगों ने मतलब रेवेन्यू अर्न किया। क्या संभावनाएं दिख रही हैं आगे इस पूरे काम? अभी सर हम आगे और इसके अंदर और इनोवेशंस लाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ अभी हम बहुत से रूरल एरिया में जहाँ हम सेंटर नहीं खोल पा रहे ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी या नेटवर्क ना होने के कारण, तो हम उधर वैन्स भी चलाना चाह रहे हैं। तो हम आगे और इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अच्छा, बात की जाए अगर सरकार की, तो सरकार स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है युवाओं को। क्या लगता है सरकार का कितना सहयोग आपको मिला? सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जैसे स्टार्टअप को, अर्ली स्टार्टअप को फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की, तो सरकार काफ़ी मदद करती है अर्ली स्टेज में ग्रो करने के लिए, और काफ़ी स्कीम्स भी निकालती है सरकार। आपको कितनी मदद मिली सरकार? अभी तो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम यही था फंडिंग का, तो अभी गवर्नमेंट के थ्रू ही फंडिंग मिला हमें। इसके अलावा भी तमाम सारे स्टार्टअप्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये जो कैंपस है, यहाँ पर तमाम सारी कंपनियाँ चलाई जा रही हैं। तमाम सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठकर अपने बिजनेस आइडियाज़ को, अपने सपनों को पंख देते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से कुल्लड़ वाला करके यहाँ पर स्टार्टअप खोला हुआ है, यहाँ पर उसका ऑफिस है। यदि आप बैठ के ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइड इनके द्वारा कराई जा रही है। ये यूथ फॉर सेवा है, ये नवोदित 2024, यानी कि तमाम सारे स्टार्टअप्स आप यहाँ देख सकते हैं। तमाम सारे युवा हैं यहाँ पर बैठते हैं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए काम करते हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार और युवा तालमेल मिलाकर काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऊंचाइयाँ छूना कोई बड़ी बात नहीं है। कैमरामैन आमिर के साथ नीरज श्रीवास्तव, टीवी 27 न्यूज़ भोपाल। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। सबसे पहले खबर रायपुर से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एकाग्र चित्तता के साथ तनाव मुक्त रहकर बेहतर प्रदर्शन करें। आप सभी बच्चे हमारे समाज, राज्य और राष्ट्र का भविष्य हैं। मैं सभी अभिभावकों से भी अपील करता हूं कि अपने नौनिहालों को सकारात्मक माहौल दें। और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। सीएम ने कर हस्तांतरण प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ को 4,842 करोड़ रुपए की किश्त जारी करने पर आभार व्यक्त किया है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हृदयतल से धन्यवाद। और कोयली बेड़ा मुठभेड़ की जांच के लिए कांग्रेस की जांच कमेटी कांकेर से कोयली बेड़ा पहुंची। कोयली बेड़ा में जांच टीम मृतकों के परिजनों से मिलकर वापस अंतागढ़ पहुंची है। कांग्रेस की जांच टीम कड़ी सुरक्षा के बीच धुर नक्सल प्रभावित इलाके में 3 घंटे तक रुकी रही। कांग्रेस की जांच कमेटी में पीसीसी उपाध्यक्ष बीरेश ठाकुर, पीसीसी महामंत्री नरेश ठाकुर, पूर्व विधायक शिशुपाल शौरी, संतराम नेताम, शंकर ध्रुवा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुब्रा सलाम और अंतागढ़ विधानसभा प्रत्याशी रहे रूप सिंह पोटाई शामिल हैं। आपको बता दें कि ये टीम अपनी रिपोर्ट आज पीसीसी चीफ दीपक बैज को सौंपेगी।
और छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर ईडी ने एक बार फिर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में रेड की कार्रवाई की है। इस दौरान रायपुर में छापे के बाद 580 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ईडी ने छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव सट्टा ऐप के मामले में पिछले 1.5 साल से लगातार रेड करने के बाद पूछताछ जारी रखी हुई है। पूछताछ में अब तक 1296 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मंथन में लगी हैं। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी बहुत जल्द नामों का ऐलान कर सकती है। इस बीच दोनों ही दल अपने आप को जीता हुआ बता रहे हैं। कि आगे इंतज़ार करिए, अभी कुछ समय बाद इसकी लिस्ट भी जारी होगी और निश्चित तौर पे आपके सामने होंगे चेहरे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और कमल का फूल हमारा क्या बोलते हैं प्रत्याशी है, ये हम सब जानते हैं। ये नए पुराने चेहरे को लेकर जो तालमेल किया था जातिगत समीकरण भी विधानसभा में, क्या लोकसभा में भी वही चीज़ें देखने को मिलेंगी चौंकाने वाली? लोकसभा में अब मैं तो ऐसे उसमें नहीं हूँ, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ चाय बेचने वाला भी देश का बागडोर संभाल सकता है। एक वनवासी बहन संविधान के सर्वोच्च पद तक पहुँच सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से वो तिरस्कृत नज़रों से देख रहे थे, आज पूरा देश, पूरा विश्व आज हमारे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सबसे बड़े पार्टी है और सब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, कांग्रेस ने हमने शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद 9, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, पिछले समय शायद 10 सांसद थे 2014 में, 10 में से एक सांसद को भी रिपीट नहीं किए हैं। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हालत रहा। इस समय हम लोग फिर शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास 11 में से 9 सांसद हैं, एक को भी रिपीट नहीं करेंगे। अगर केदार कश्यप जी में हिम्मत है तो फिर 11 का 11 को रिपीट करके बताए। मैं देता हूँ चुनौती, हमको चुनौती दे रहे हैं ना, मैं देता हूँ चुनौती, उन्होंने 9 को रिपीट करके बताए, फिर देखते हैं किसकी ज़्यादा सीटें आती है। घोषणा भी हो सकती है, शाम तक इनकी पहली सूची आ जाएगी। देखिए वो तो उनकी मसला है, लेकिन उनकी पार्टी मसला है। बिल्कुल हमारी भी प्रक्रिया लगभग कंप्लीट है 11 सीटों की, और कुछ सीटों में लगभग नाम तय है, कुछ सीटों में पैनल बना हुआ है। सीईसी का इंतजार है, जब आलाकमान सीईसी का बैठक रखेगी पूरे 11 सीटों के नामों पे मोहर लगेगी। खैरागढ़ जिले में नई यातायात शाखा और महिला सेल शाखा का शुभारंभ किया गया है। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने पुराना थाना भवन में नई साज सज्जा के साथ उद्घाटन करते हुए कहा कि नया जिला बनने के बाद से संसाधनों की कमी है, इसलिए पुराना थाना भवन में यातायात शाखा की शुरुआत की गई। आज नए ज़िले में हमारा ज़िला 1.5 साल से काम कर रहा है। यहाँ पर चूँकि बहुत सारे संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आज हमने अस्थायी तौर पे जो पुराना खैरागढ़ थाना था उसमें महिला सेल और यातायात शाखा दोनों के लिए एक टेम्परेरी व्यवस्था की है और उसका ही आज उद्घाटन हमने रखा है। आगे चलकर हम इनके स्थायी व्यवस्था की भी तैयारी करेंगे और जैसे जैसे हमको संसाधन और फंड्स मिलते जाएंगे हम परमानेंट व्यवस्था करते जाएंगे। अभी तक जैसे मेरी जानकारी प्राप्त हुई उसमें महिला सेल का संचालन अलग अलग थानों में, कभी खैरागढ़ में, कभी छुई खदान में किया जा रहा था।
इधर बिलासपुर में हत्या की आशंका को लेकर सिम्स में हंगामा हो गया। आपको बता दें कि 22 वर्षीय युवक का शव लटका हुआ मिला था, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। तखतपुर थाने के बेलसरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ बोर्ड की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं के तहत हायर सेकेंडरी का पहला पेपर शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, जिसके बाद छात्र छात्राओं के चेहरे पर सुकून के साथ साथ खुशी भी दिखाई पड़ी। जिले के कोयलीबेड़ा विकास खंड में 25 केंद्रों पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई है। हिंदी की परीक्षा देकर निकली छात्राओं के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मेरा नाम अर्चना आंचल है। मैं कक्षा 12 की स्टूडेंट हूँ, बायो की स्टूडेंट। आज आपका कौन सा विषय रहा? आज हमारा हिंदी विषय था। कैसा गया? अच्छा गया। सिलेबस पूरा कंप्लीट हुआ था? जी हाँ, पूरा कंप्लीट हो गया था। हमारे टीचर पूरा कंप्लीट ही करा दिए थे हमें। क्या लगता है कितने नंबर मिल सकते हैं? बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जिस तरह हमें टीचर हमें समझाए, जिस तरह पढ़ाए, उसी तरह ही हमें नंबर मिलेंगे। इधर बेमेतरा में धान परिवहन की गति धीमी गति से चल रही है, जिसे लेकर बेमेतरा जिले के सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी परेशान नजर आ रहे हैं और बेमेतरा कलेक्ट्रेट और खाद्य विभाग पहुंचकर धान परिवहन कराने की गुहार लगा रहे हैं। समिति कर्मचारियों का कहना है कि सेवा सहकारी समितियों में बफर लिमिट से डबल धान अब भी डंप पड़े हुए हैं। बारिश का खतरा लगातार बना हुआ है, जिसका सीधा नुकसान समिति को उठाना पड़ता है। वहीं इस मामले में बेमेतरा के अपर कलेक्टर CL मार्कंडे ने कहा कि जिले में 2,28,000 टन धान का उठाव बचा है। 61,700 टन का DO कट चुका है। जैसे ही अलॉटमेंट आएगा, धान परिवहन पूरा कर लिया जाएगा। और फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही।